हेलो गाइस, हम मानव शरीर की ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने थायराइड ग्रंथि को कवर किया था और आज हम थायराइड ग्रंथि से आगे बढ़ेंगे और पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड को कवर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट पैनक्रियास को कवर करेंगे। पैनक्रियास जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करता है। तो पैनक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसी से जो है इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि शुगर जैसी बीमारी जिसकी कमी के कारण से होती है। तो पिछली क्लास का एक जो है अपन टेस्ट ले लेते हैं कि जो पढ़े थे वो आपको याद है कि नहीं। उसके बाद जो है अपन शुरू करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड से। ठीक है। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसके ऊपर बेस्ड ये एमसीक्यू है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पिछले क्लासेस में ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है उसको जो है अपने एंजाइम्स बनाता है, उसको बाहर निकालने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है यानी कि नलिका की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपनी जो हार्मोन्स है उसको ब्लड में ही घोल देता है, ब्लड में ही घोल देता है और ब्लड जो है उसको टारगेटेड ऑर्गन तक ले जाता है। इसलिए इसको डक्ट की आवश्यकता नहीं होती यानी कि नलिका की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग पढ़ने वाले थे आज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पहले हम थायराइड ग्लैंड पढ़ चुके थे और थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है एच आकार का होता है या बटरफ्लाई आकार का होता है, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये देखिए, तो थायराइड ग्लैंड के ही चार किनारों पर, थायराइड ग्लैंड के चार किनारे एच आकार होता है तो इसमें चार किनारे होते हैं। तो ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा, ये चार किनारे, चार किनारे पर चार पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या आपसे पूछ सकते हैं कि कितने पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, तो आप याद रखना चार पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं और ये पीटीएच हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि पैराथायराइड हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, वो तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगा। वो आपको देगा पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको याद रखना पीटीएच हार्मोन ये सिक्रीट करता है। और इसी को पीटीएच हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो वो कॉलिप्स हार्मोन भी बोल सकता है क्योंकि पीटीएच हार्मोन से भी आप समझ सकते हो, लेकिन कॉलिप्स हार्मोन से समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो इस नाम से भी आपको बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कैल्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कैल्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना उसका जस्ट ऑपोजिट हार्मोन होता है। कौन सा, ये कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको जो है काउंटर एक्ट हार्मोन, काउंटर एक्ट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं कि विरोधाभास। विरोधाभास, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है ये हड्डी के पास एक्सेस कैल्शियम को ब्लड को ले जाके दे देता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो, तो उसका जस्ट ऑपोजिट काम वो करता है। कौन, ये कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। थाइमस ग्लैंड जो होता है चेस्ट के पास होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, यानी कि जहाँ पे आपका चेस्ट होता है वहीं पर थाइमस ग्लैंड होता है। अब थाइमस ग्लैंड के बारे में ये एक फैक्ट है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है थाइमस ग्लैंड का आकार घटता जाता है। सबसे ज़्यादा आकार थाइमस ग्लैंड का तब होता है जब इंसान की उम्र जो है 25 से 5 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक ये बढ़ता है और 25 वर्ष की उम्र में ये हाईएस्ट होता है। 25 वर्ष की उम्र के बाद जो है इसका साइज़ घटता जाता है। और थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये जो है टी सेल को, ये जो है थाइमोसिन, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है या स्त्रावित करता है। थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो टी सेल को मैच्योर करता है। टी सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टी सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताता हूँ आपको, बने रहना। ये टी सेल जो होता है यही इम्यूनिटी को, जो है हमारा शरीर जो वाइट ब्लड सेल होता है ना, उसका जो इम्यूनिटी होता है, सर्दी खांसी बुखार, उसको ठीक करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बनाए रखने का काम जो होता है ये टी सेल करता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन जो है टी सेल को मैच्योर करता है। टी सेल को ये बनाता नहीं है लेकिन टी सेल को ये मैच्योर करता है। टी सेल को बनाता कौन है देखते हैं। टी सेल जो है ब्लड के अंदर में क्या होता है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिका
या वाइट ब्लड सेल ये होता है। तो वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बी और एक होता है टी। तो ये जो टी है ना, इसी टी सेल को जो है मैच्योर करता है कौन, ये थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इसी टी सेल को मैच्योर करता है, ठीक है। इसीलिए जो बुढ़ापा में जब बीमारी होता है तो अपन जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये इसकी संख्या कम होती जाती है, इसकी जो आकार है उसको सिकुड़ता जाता है, ठीक है। अब जो आते हैं अपना मेन ऑर्गन, जिसके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पेनक्रियास। पेनक्रियास या अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि, इसका लोकेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी के पास। एब्डोमिनल कैविटी वही चेस्ट के आसपास इसका लोकेशन होता है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। जैसे कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इसका आकार जो होता है पत्ते के आकार का होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है ना उसी के आकार का ये ग्रंथि होता है। इसकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। लैंगरहैंस ने किसकी खोज की थी, पेनक्रियास की। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब इसके जो है अपन डिटेल के अंदर में घुसते हैं, ठीक। पेनक्रियास में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। 4 प्रकार की कोशिका होती है। 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल और एक होता है एफ सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों सेल जो होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों सेल जो होते हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं। ये तीनों सेल बनाते हैं हार्मोन्स। इसीलिए ये हार्मोन बना रहे हैं, तो हार्मोन्स बनाने वाले ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और एफ सेल जो होता है ये बनाता है जूस या बनाता है एंजाइम। तो एंजाइम जो बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। इसलिए इसको जो है मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के जैसा व्यवहार करता है कौन, पेनक्रियास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। अब ये जो बीटा सेल होता है ना, बीटा सेल की जो संख्या है इन चारों सेल में, चारों कोशिका में बीटा टाइप की जो कोशिका है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, लैंगरहैंस ने खोज की थी किसकी, पेनक्रियास की। इसलिए जो अल्फा, बीटा और डेल्टा है, अल्फा, बीटा और डेल्टा है, इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कौन सा शामिल नहीं है बोल दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा एफ सेल शामिल नहीं है उसमें, ठीक। और कौन किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको ये मैं बता देता हूँ। जैसे कौन कौन से सेल कोशिका अंतःस्रावी होते हैं, कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे व्यवहार करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा, बीटा और डेल्टा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक। और कौन कौन सी जो कोशिका होती है वो बहिस्रावी ग्रंथि की जैसे व्यवहार करती है, तो एफ सेल जो है बाह्य स्रावी के जैसा व्यवहार करते हैं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ या लैंगरहैंस के आइलेट्स कौन से ग्रंथि में यानी कौन से ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ के फॉर्म्स में मैं आपको बताऊंगा और ये एमसीक्यूज़ बहुत रिपीट होते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेनक्रियाज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बीटा सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल फोकस होकर देखिएगा इसको। बीटा सेल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेल है। किसमें, पेनक्रियास में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सेल पाया जाता है, तो बीटा सेल। बीटा सेल का काम क्या होता है, इंसुलिन बनाना। यही जो है, यही कोशिका जो होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसका कार्य देखेंगे हम आगे। इससे पहले देख लेते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ठीक है। इसके कार्य से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त शर्करा या शुगर को ग्लाइकोजन में बदलना। रक्त में उपस्थित अतिरिक्त शर्करा या शुगर को ग्लाइकोजन में बदलना, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से ही जो है शुगर रोग होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, किसकी कमी से शुगर रोग होता है। चलिए आगे प्रोसेस पूरा समझते हैं। जैसे कि कोई शुगर मान लो ब्लड में एक्स्ट्रा है, ये शुगर ब्लड में है, एक्स्ट्रा शुगर है, तो इसको इंसुलिन जो होता है कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये लीवर जो है इसको अपने पास जमा कर लेता है। यानी कि स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर कर लेता है, क्योंकि जब आपको खाना नहीं मिलेगा ना, भूखे रहोगे, जब आप उपवास रहोगे, फास्ट रहोगे, तो
यही जो लीवर है इसी ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदलेगा और आपको एनर्जी देगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ लीवर में स्टोर होते रहता है, ठीक। तो इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को कन्वर्ट करना किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का काम। अब देखो ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन जो होता है शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो ब्लड में शुगर बढ़ गया। तो ब्लड में जब शुगर बढ़ जाता है उस स्थिति को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, या इसी को बोला जाता है शुगर और डायबिटीज़, शुगर और डायबिटीज़, ठीक है। इसी को बोलते हैं मधुमेह की बीमारी। तो मधुमेह की बीमारी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है करके आपको पूछ लेंगे तो आपको याद रखना है कि इसको हाइपरग्लाइसेमिया होता है। और हाइपरग्लाइसेमिया किसकी कमी की वजह से होती है, तो याद रखना है इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। अब मधुमेह भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो अभी किस में हो गई, एक तो अपन ब्लड में देख लिए, रक्त में, रक्त में किसकी अधिकता हो गई, शुगर की अधिकता। और दूसरा जो होता है जब शुगर की अधिकता होती है तो मूत्र मार्ग से निकलने लग जाता है, तो इसको भी अलग टाइप का डायबिटीज़ बोलते हैं। इसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ। देखिए देखो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो मेंटेन्स करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक। अब डायबिटीज़ दो टाइप का होता है करके मैं आपको बताया, शुगर दो टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस इसी को बोलते हैं मधुमेह, और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जैसे कि आप देख सकते हो डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको बोलते हैं मूत्रमेह, मूत्रमेह, ठीक है। मूत्र मार्ग से शुगर का निकलना जो है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाता है। और ये किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में करेंगे। लेकिन जब डायबिटीज़ की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि दो प्रकार का होता है, तो आपके ध्यान में रहेगा जब हम इसकी चर्चा करेंगे वहाँ, तो ये हार्मोन की चर्चा करेंगे तो उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत हो, दो प्रकार का होता है करके आप कहीं एक ही प्रकार का मत समझ लें कि केवल मधुमेह ही होता है, तो इसलिए मैं आपको इसको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रेंज क्या होता है शुगर का, अगर शुगर टेस्ट करना चाहो आप तो कर लेना। नॉर्मल रेंज होता है अगर खाने से पहले खाली पेट में आप टेस्ट करोगे तो 80 से 100 mg के बीच में होना चाहिए, और अगर खाने के बाद टेस्ट कर रहे हो तो 180 mg के आसपास होना चाहिए। तो ये नॉर्मल आपका शुगर टेस्ट हो जाता है, ठीक। अब बीटा सेल के बारे में पढ़ लिया अपन, तो अल्फा बीटा डेल्टा तीनों सेंस, तीनों जो कोशिका है, तीनों जो सेल है उसको क्या बोलते हैं अपन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं अपन अल्फा सेल्स के बारे में, अल्फा सेल्स के बारे में। तो अल्फा सेल्स को, अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाना, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाना, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाना। ये हार्मोन जो है इंसुलिन के जस्ट उल्टा काम करता है, जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन क्या करता था, वो ब्लड में उपस्थित एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता था, ग्लाइकोजन में बदलता था। देखो इसमें नाम थोड़ा जो है ना एक ही टाइप का है, जैसे ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकेगॉन है, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नाम में कंफ्यूज हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा खेल, ठीक। तो देखो इंसुलिन का काम क्या था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब इसका काम क्या है, अल्फा सेल का काम क्या है, ग्लूकेगॉन को, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन बदल रहा है, हार्मोन बना रहा है, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। ये देखो यहाँ पर ग्लाइकोजन है, इसको ग्लूकोज में बदल रहा है। कौन बदल रहा है, ग्लूकेगॉन। कब बदलता है, फास्ट के टाइम में। मैं उसको बताते समय आपको बताया था ना, फास्ट के समय बदलता है, इसलिए इसको फास्टिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको फास्टिंग हार्मोन बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो, अब इसकी कमी से हाइपोग्लाइमेसिया रोग होती है, हाइपोग्लाइमेसिया रोग होती है। और इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइमेसिया रोग होता है, और ग्लूकेगॉन की कमी से हाइपोग्लाइमेसिया रोग होता है, ठीक है। इन दोनों को एक कंपेरेटिव तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा है हाइपरग्लाइमेसिया, हाइपरग्लाइमेसिया किसकी कमी से होगा, इंसुलिन की कमी से होगा, ठीक। और हाइपोग्लाइमेसिया किसकी कमी से होगा, ग्लूकेगॉन की कमी से होगा। कुछ याद नहीं रहेगा तो ये दो पॉइंट याद रखना, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें काउंटर एक्ट हार्मोन यानी कि विरोधाभासी हार्मोन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को विरोधाभासी हार्मोन या काउंटर एक्ट हार्मोन कहते हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि इंसुलिन है तो वो ब्लड के एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब भूख या फास्ट रहते हैं तो।
अब एक हार्मोन, एक सेल है वो है डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल का ये जो होता है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन बनाता है, जो क्या करता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बसाल मेटाबॉलिक रेट। जो थायराइड में अपन पढ़ चुके हैं, थायराइड वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लो, उसमें जो है बीएमआर के प्रोसेस को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इसका टोटल मतलब ये होता है कि आप कितना मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, यानी कितना मात्रा में अपने ऑक्सीजन को श्वास से लेते हो, और वो ऑक्सीजन जो होता है कितना मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्म में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस टोटल प्रोसेस को बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो थायराइड वाला लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। इसे एक पहले लेक्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये होता है किडनी के ऊपर। ये जैसे ये दो किडनी होता है, एक जोड़ी किडनी होता है ना अपने पास, तो एक जोड़ी किडनी के जस्ट ऊपर होता है, एक जोड़ी किडनी के जस्ट ऊपर में होता है। तो जैसे किडनी एक जोड़ी होता है मतलब दो ठो होता है, तो वैसे ही ये ग्लैंड भी दो ठो होता है। अब ये ग्लैंड में भी दो टाइप का, दो वो होते हैं, एक बाहरी परत होता है, ये जैसे कि ये बाहरी परत है, और ये अंदर वाला आंतरिक परत है, ठीक है। तो इनर पार्ट यानी कि आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला, मेडुला यानी कि पिंड। और बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी कि, इसको हिंदी में आगे दिखाता हूँ मैं आपको नाम, लेकिन बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला यानी कि पिंड, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको पता हो गया। अब मेडुला, मेडुला को देखते हैं। मेडुला जो है दो हार्मोन बनाता है। मेडुला यानी कि आंतरिक भाग दो हार्मोन बनाता है। कौन कौन सा हार्मोन, एक है एड्रीनलिन, 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 और दूसरा होता है एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन। और दूसरा उसको नॉर लगा दो, नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इन दोनों को बोला जाता है आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन ये जो होता है 3F, 3F याद रखिएगा आप। 3F, फियर यानी कि डर, फाइट यानी लड़ना, और फ्लाइट यानी भागना। फियर, फ्लाइट, फाइट, या तो डरो, डरो, फिर लड़ो, या फिर भाग जाओ। ये तीन टाइप के F जो हार्मोन होता है ना, इसको एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि 3F हार्मोन किसको बोला जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं। तो वही है, जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, जो तेज तेज सांसें चलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, बीपी हाई हो जाता है। वही सब कॉमन पॉइंट है, ये सबको पता ही होगा। और ये 3F ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्लैंड, या डू और डाई ग्लैंड, या डू और फ्लाइट ग्लैंड, ये सब बोला जाता है किसको, एड्रेनलिन ग्लैंड को। तो अभी हम लोग जो देखे हैं वो पार्ट देखे हैं मेडुला का पार्ट। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो कॉर्टेक्स का पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में देखो, कॉर्टेक्स को बोलते हैं वल्कुट, हिंदी में इसको वल्कुट बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है ना, कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है या हार्मोन का स्त्रावण करता है, उस हार्मोन को संयुक्त रूप से बोला जाता है कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है या सिक्रीट होता है, तो उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स से या वल्कुट से, ठीक। ये तीन हार्मोन बनाता है। कौन कौन से तीन हार्मोन है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका नाम थोड़ा टफ है भाई, बायोलॉजी है तो ऐसे ही नाम रहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स को अलग कर लो, कॉर्टिकॉइड्स, ये देखो कॉर्टिकॉइड्स के कारण ये कॉर्टिसोल बना है, ठीक। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूको मतलब ग्लूको से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शुगर की बात हो रही है, तो ये शुगर रेगुलेशन करेगा, शुगर यानी कि शर्करा रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आप बोलोगे कि सर आप तो बताए थे कि इंसुलिन जो है शुगर रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन जो होता है वो केवल ब्लड में शुगर का रेगुलेशन करता है, ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को कम करता है या उसको संतुलित रखता है, ये इंसुलिन का काम है। लेकिन पूरे शरीर में जो है शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। और दूसरा होता है स्ट्रेस रेगुलेशन, ये भी तनाव का संतुलन करता है, ठीक। इसके बाद है दूसरा अपन पढ़ रहे हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है मिनरल्स का रेगुलेशन करता है और मेनली सॉल्ट यानी कि नमक की मात्रा का संतुलन करता है, ठीक है, शरीर के भीतर। अब इसके बाद जो होता है एंड्रोजन हार्मोन, तो ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का बनना, इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक।
तो ये तीनों प्रकार के मैंने आपको बताए। तो इसको जो है 4S ग्लैंड बोलते हैं, 4S ग्लैंड। जैसे कि शुगर रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन, सॉल्ट रेगुलेशन, सेक्स रेगुलेशन, तो ये 4S ग्लैंड कहलाता है। तो इसका जो शॉर्टकट नाम है ना उसको भी याद रखिएगा आप, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 3F ग्लैंड बोला जाए या फिर एड्रेनल ग्लैंड बोला जाए, बात एक ही है ना, बात एक ही है। कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है, 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड? तो आप याद रखिएगा एड्रेनल ग्लैंड। इसी को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये सिर्फ ACF और लैब अटेंडेंट से संबंधित सारे इस विज्ञान के लेक्चर्स हम लोग अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप जा कर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।